आज हम शुरू करेंगे न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड ईजमेंट। ठीक है, जिसको हिंदी में संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी सुखा अधिकार कहा जाता है। ठीक है, और जहां बात करें टीपी एक्ट की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये 1 जुलाई 1882 को प्रवर्तन में आया था, लागू कर दिया गया था। इसके अंदर 137 सेक्शन है, 18 चैप्टर है। ठीक है, जो ये संपत्ति अंतरण अधिनियम है, इसके नाम से पता चलता है कि किसी संपत्ति का, किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। ठीक है, जैसे नाम से ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना। ठीक है, इसके अंदर 137 सेक्शन है, 53A तक सिद्धांत बता रखे हैं, रूल बता रखे हैं, नियम बता रखे हैं। उसके बाद जो आप ट्रांसफर करते हो उसकी प्रक्रिया, उसका प्रोसीजर बता रखा है। ठीक है, मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है ये किसके लिए बना? ये स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है मूवेबल, दूसरी होती है इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी स्थिर होती है, जैसे कोई मकान है या कुछ भी है। ठीक है, उसको ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो टीपी एक्ट में बता रखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बता रखा है, इस एक्ट में बता रखा है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके बारे में एक एक्ट जो आपके फर्स्ट ईयर में लग चुका है, सेल्स एंड गुड्स एक्ट। ठीक है, उसके अंदर बता रखा है। मतलब जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, 1882 का एक्ट है, ये स्पेशली किसके लिए बना है? ये स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बना है, स्थावर संपत्ति के लिए बना है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद इस के अंदर ये बताया गया है कि ट्रांसफर जो है, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है, वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है एक्ट बाय एक्ट ऑफ पार्टी, भाई जो पार्टीज है उसके एक्ट के द्वारा, जो आप इस एक्ट में पढ़ोगे। दूसरा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब जो प्रक्रिया है लॉ की उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। एक्ट ऑफ पार्टीज की बात करें, जैसे सेल है, मॉर्गेज है, लीज है, जहां पर दो पार्टीज क्या करती है? ट्रांसफर करती है एक दूसरे को। जहां ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात करें, जैसे कि लॉ के द्वारा अगर कुर्की के अंदर, कुर्की अटैचमेंट के अंदर कोई प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है, इंसॉल्वेंसी के केस में, दिवालिया के केस में। ठीक है, बाय लॉ कोर्ट डिक्री पास करता है। ठीक है, और डिक्री के अकॉर्डिंग उसका एग्जीक्यूशन के अंदर उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है, तो वो क्या है? वो ऑपरेशन बाय लॉ है। ठीक है, अपने क्या पढ़ेंगे? एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय एक्ट ऑफ पार्टी जो ट्रांसफर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? सीधी सी बात, जहां पर अपने बात करें टीपी एक्ट की, ये सीधी सी बात कहते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो स्थिर है, जो स्थावर है, ठीक है, उसको ट्रांसफर कैसे किया जाए, जमीन जायदाद को ट्रांसफर कैसे किया जाए, तो उसके बारे में जो प्रोसीजर है वो सारा इसके अंदर बता रखा है। ठीक है, और मोटे तौर पर जो ट्रांसफर है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो 5 तरीकों से होता है। ठीक है, पहला जिसके अंदर है सेल। ठीक है, कीमत लेकर किसी संपत्ति को बेच देना, किसी प्रॉपर्टी को बेच देना, सेल हो गया, बेच दिया। ठीक है, दूसरा है मोर्गेज। मोर्गेज मतलब जैसे अपने आम बोलचाल में कहते हैं कि गिरवी रखना, प्लेज। जो गिरवी शब्द है, प्लेज है, वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, जैसे चैन है, कोई मोटरसाइकिल है या कुछ भी है। अगर बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसको क्या कहते हैं? मॉर्गेज, मतलब जमीन को गिरवी रखना कह सकते हो आप। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। तीसरा क्या है? लीज, पट्टे पर दे देना, मतलब किसी को प्रॉपर्टी की जरूरत है, किसके लिए? यूज के लिए, तो कुछ एक टाइम के लिए
कुछ टाइम पीरियड के लिए आप यूज करने का राइट, सिर्फ इंटरेस्ट का राइट ट्रांसफर कर देते। ठीक है। चौथा एक्सचेंज, मतलब प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी एक्सचेंज करना। ठीक है। मनी नहीं, मनी लिया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो सेल हो जाएगा। एक्सचेंज के मतलब प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी। क्लियर? ये हो गया एक्सचेंज। और पांचवा जो तरीका है वो है गिफ्ट। अगर आप फ्री कंसेंट से किसी की सेवा से खुश होकर विदाउट कंसीडरेशन अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो, गिफ्ट में देना चाहते हो, दे सकते हो, दान। ठीक है। तो दान के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो दो प्रकार की होती है, मूवल और इमूवल। उसके अंदर एक एक्सेप्शन है दान इसके अंदर, जिसके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी है, स्थावर भी है, जंगम भी है, मूवेबल भी है और इमूवेबल भी, दोनों प्रॉपर्टी आती है। ठीक है। यही 5 तरीके हैं, सेल, मॉर्गेज, लीज जिसको पट्टा बोलते हैं, एक्सचेंज और गिफ्ट जिसके ऊपर सारा टीपी एक्ट घूमता है। ठीक है। इसके बारे में आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। उसके अलावा कुछ सिद्धांत हैं जिनके बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है। तो मोटे तौर पे कह सकते हैं, अगर अपने को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो वो कैसे होगी, उसके बारे में टीपी एक्ट बताता है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे भी डेफिनेशन। डेफिनेशन वैसे तो इसकी दी नहीं गई है, लेकिन सेक्शन 5 में एक इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि ट्रांसफर किसको बोलेंगे। संपत्ति, प्रॉपर्टी की परिभाषा क्या है। ठीक है। संपत्ति अंतरण क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। इसकी सरल शब्दों में यह डेफिनेशन है कि किसी जीवित व्यक्ति द्वारा अन्य किसी जीवित व्यक्ति को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति का ट्रांसफर किया जाना। मतलब वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, एक को कर सकता है, एक से ज्यादा को भी कर सकता है। ठीक है। लेकिन जो भी ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन किसके बीच में हो रहा है, लिविंग पर्सन के बीच में, जीवित व्यक्तियों के बीच में होना चाहिए। वर्तमान में भी हो सकता है और भविष्य में भी हो सकता है। ठीक है। सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का ट्रांसफर किया जाना। ठीक है। वो वर्तमान में भी कर सकता है, भविष्य में भी कर सकता है, इन फ्यूचर भी कर सकता है। और इसके बदले में जो भी सिद्धांत बता रखे हैं भाई, अगर सेल है तो उसके अंदर क्या होगा, वो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि एक लिविंग पर्सन, एक जिंदा आदमी जब किसी दूसरे व्यक्ति जो लिविंग है, जो जिंदा है, उसको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहा है, चाहे वर्तमान में कर रहा है चाहे भविष्य में कर रहा है, तो वो क्या है, संपत्ति का ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है। उसके अलावा शब्द अंतरण से अभिप्राय किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कतिपय हितों के सर्जन से है। मतलब इसके अंदर क्या ट्रांसफर कर सकते हो, आप किसी प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर करते हो, उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो। जैसे कि लीज है, लीज के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, पट्टे पर दे रहे हो, वापस ले लोगे जब टाइम पीरियड पूरा हुआ, तब क्या कर रहे हो, आप अपना प्रॉपर्टी पर एक अधिकार है उसको ट्रांसफर कर रहे हो। कौन सा अधिकार, उसको यूज करने का अधिकार, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है। कहने का मतलब ट्रांसफर से मतलब क्या है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कतिपय हितों के कुछ एक इंटरेस्ट है, उसका आप ट्रांसफर कर रहे हो। किसी प्रॉपर्टी पर आपका कोई अधिकार है, आप उसका ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो इसके अंदर आएगा। ठीक है। उसके बाद इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो संपत्ति होनी चाहिए, प्रॉपर्टी। ठीक है। किसी संपत्ति का अंतरण तभी संभव है जब अंतरण के लिए, ट्रांसफर के लिए कोई प्रॉपर्टी मौजूद हो। संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति को डिफाइन नहीं किया गया। सामान्यतः संपत्ति का अर्थ किसी वस्तु अर्थ पदार्थ से लेते हैं, लेकिन यहां पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग संपत्ति के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आपकी ओनरशिप होगी, आपका कोई कब्जा हो गया, सत्व हो गया, हक हो गया, अधिकार हो गया, को भी संपत्ति माना गया। ठीक है। नॉर्मली तो किसी वस्तु या पदार्थ को प्रॉपर्टी बोलते हैं, लेकिन इस एक्ट के मुताबिक संपत्ति में
कोई हक आ सकता है, कोई सत्तब आ सकता है, कोई ओनरशिप आ सकती है, कोई आपका राइट अधिकार आ सकता है। ये भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, इस एक्ट के प्रयोजनार्थ निम्न को संपत्ति माना गया है। किसको? बंधक मोचन के अधिकार को। ठीक है, हिंदू विधि में मूर्ति की सेवा का अधिकार, सेवायत का पद, वेस्टेड इंटरेस्ट, हाट या बाजार। ठीक है, इसको आगे अपने पढ़ेंगे डिटेल में। कंटीजेंट इंटरेस्ट, कॉपीराइट, संपदा में हिस्सा, किराए की बकाया राशि को वसूल करने का अधिकार, चारागाह, गोचर भूमि में पशुओं को चराने का अधिकार। पहला क्या था इसमें? बंधक मोचन का अधिकार। ठीक, मतलब मॉर्टगेज के अंदर होता है रिडम्पशन का अधिकार, जिसको क्या कहते हैं? बंधक मोचन का अधिकार। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी माना गया, इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। बंधक मोचन के अधिकार का मतलब क्या है? मतलब प्रॉपर्टी जो आपने गिरवी रखी है, जो आपने मॉर्टगेज की है, उसको छुड़वाने का अधिकार, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसको प्रॉपर्टी माना गया। दूसरा है हिंदू विधि में मूर्ति की सेवा का अधिकार, वो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। सेवायत का पद। ठीक है, चौथा है वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है? जो अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, मान लो कोई प्रॉपर्टी है, आपके फादर की है, आपके फादर के एक्सपायर होने के बाद आप दो भाई हो, दोनों में बराबर हिस्सों में बंटेगी। ठीक है, ये तो पक्का है, आपका हिस्सा तो है ही, वो कहीं नहीं जा सकता। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या है? वेस्टेड, पूर्ण। एक होता है कंटीजेंट इंटरेस्ट। कंटीजेंट का क्या मतलब होता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वेस्टेड का मतलब क्या होता है? पूर्ण है। ठीक है, प्रॉपर्टी वापस नहीं जा सकती। क्लियर? इस अधिकार को आप ट्रांसफर कर सकते हो। प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हुई अभी, लेकिन आपका हक तो है किसी प्रॉपर्टी में, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसको भी प्रॉपर्टी माना गया। हाट या बाजार। उसके बाद है कंटीजेंट इंटरेस्ट। कुछ एक केसों में कंटीजेंट इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। कॉपीराइट, कॉपीराइट के बारे में आप जानते हैं, इसको भी ट्रांसफर किया जा सकता है। संपदा में हिस्सा, मतलब प्रॉपर्टी है उसमें आपका हिस्सा है, उसको भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। किराए की बकाया राशि को वसूल करने का अधिकार, रेंट है, आपने किसी से वसूल करना है किराएदार से, आप इस राइट को किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हो। चारागाह या गोचर भूमि में पशुओं को चराने का अधिकार भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है, और क्या होना चाहिए? पहला तो बता दिया प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी के अंदर ये चीजें मानेगी। दूसरा बता दिया लिविंग पर्सन, भी जो भी ट्रांसफर है वो दो जिंदा आदमियों में होता है, दोनों का जीवित होना आवश्यक है। ठीक है, इसका स्पष्ट अभिप्राय ये हुआ कि संपत्ति का ट्रांसफर ना तो अनबोर्न चाइल्ड के पक्ष में किया जा सकता है, जो भी पैदा नहीं हुआ, लेकिन इसका भी अपवाद है, उसको आगे पढ़ेंगे, एक्सेप्शन है। और उसके अलावा ना ही वसीयत वलीक द्वारा, क्योंकि विल है, विल कब इफेक्टिव होती है, कब वो जिंदा होती है? जब बंदा मर चुका होता है। मतलब एक व्यक्ति है जिसने अपनी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कर दिया, अब जब वो मरेगा, ठीक है, जो वो विल बना के गया है, वसीयत बना के गया है, वो कब इफेक्टिव होगी, जिंदा होगी? जब वो मर जाएगा। तो वसीयत को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, इसके अंदर काउंट नहीं किया गया। ठीक है, और यहां उल्लेखनीय है कि जीवित व्यक्ति उसके अभिप्राय केवल मनुष्य से नहीं है, ह्यूमन बीइंग से नहीं है, लीगल पर्सन भी इसके अंदर आते हैं, जैसे कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। तीसरा है अंतरण, ट्रांसफर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का जाना, इसको ही ट्रांसफर कहते हैं। इस एक्ट में ट्रांसफर कितने प्रकार से हो सकता है? जैसे सेल है, बेच दी प्रॉपर्टी, बंधक जिसको मॉर्गेज बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना, एग्जांपल के तौर पर गिरवी रख दी। ठीक है, मतलब आपने
बैंक से लोन लिया एज ए सिक्योरिटी अपनी प्रॉपर्टी या उसके जो टाइटल डीड्स हैं आपने बैंक में जमा करवा दिए, तो वो क्या हो गया, मॉर्गेज। तीसरा है पट्टा, ठीक है, या एक्सचेंज। ये सारे क्या है, ये माध्यम है ट्रांसफर के। लेकिन समझौता, समर्पण, मतलब आपने किसी के साथ सेटलमेंट कर ली, प्रॉपर्टी डिवाइड कर ली, या प्रॉपर्टी को त्याग दिया, या पार्टीशन हो गया, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर मान लो भी पार्टीशन हुआ है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, जो आपका हिस्सा है वही आपको मिला है, कोई कुछ नया तो नहीं मिला, कोई आपने अपना हिस्सा किसी को दिया तो नहीं। समझौता हुआ है या कोई पार्टीशन हुआ है तो भैया जो आपकी प्रॉपर्टी है वही आपको मिली है, इसको ट्रांसफर नहीं माना जाता। मतलब एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसका विभाजन, डिवाइडेशन कर दिया जाता है, पार्टीशन कर दिया जाता है, ये हिस्सा इतना इसका, ये इतना इसका, ये इतना इसका, ठीक है, जैसा उनका हक है उस हिसाब से डिवाइड कर दिया। अब इस चीज को ट्रांसफर नहीं बोलेंगे क्योंकि पहले से ही उनका हक है, ट्रांसफर तो कहीं हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार इसके अंदर ये बताया गया है भी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी को डिफाइन कीजिए। उसके अंदर ये बताया गया है, एक तो इसकी डेफिनेशन आ गई, दूसरा इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। पहला तो है प्रॉपर्टी का होना। प्रॉपर्टी कैसी हो भाई साहब, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके अलावा कोई किसी प्रॉपर्टी पर आपका हक है, पोजेशन है, हक है, अधिकार है, स्वामित्व है, ओनरशिप है, उसको भी संपत्ति माना, ठीक है। उसके अलावा ये जो ट्रांसफर है ये हमेशा टू लिविंग पर्सन में होना चाहिए, ठीक है, इसलिए विल को इससे बाहर रखा गया है, ठीक है। और लीगल पर्सन के अंतर्गत जैसे कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, निकाय है, वो भी इसके अंदर आते हैं। तीसरा पॉइंट, ट्रांसफर होना चाहिए, एक बंदे से दूसरे बंदे के पास प्रॉपर्टी जानी चाहिए, जैसे कि बाय सेल हो जाता है, बाय मॉर्गेज होता है, बाय लीज होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। भी क्या क्या आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहला तो है उत्तराधिकारी होने की संभावना, मतलब कोई प्रॉपर्टी है आपको उत्तराधिकार में मिल सकती है, ये एक संभावना है, संभावना मात्र को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। कुल्ले की मृत्यु पर किसी नातेदार को विशेष संपदा अभिप्राप्त करने की संभावना, इस प्रकार की अन्य कोई संभावना। मान लो भी कोई बुजुर्ग है आपकी फैमिली में, तो वो मरने वाला है, दूर का रिश्तेदार है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसके बाद किसी और व्यक्ति को आनी है, आप संभावना लगाते हो कि बीच वाला व्यक्ति अगर मर जाए या ना रहे तो उसकी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, ये संभावना है, संभावना मात्र को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसकी, उत्तराधिकारी होने की संभावना। उसके बाद आता है राइट ऑफ री एंट्री, पुनः प्रवेश का अधिकार, इसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसका संबंध किससे है, लीज से है, पट्टे से है। संपत्ति को, जो प्रॉपर्टी है उसको पट्टे पर देने वाला व्यक्ति किसी अंतर्भावीय शर्त के भंग होने पर उसमें पुनः प्रवेश के अधिकार को अंतरित नहीं कर सकता। कहने का मतलब, जब पट्टे पर कोई जमीन दी जाती है तो उसके साथ कुछ शर्तें रखी जाती है, भी हमारी प्रॉपर्टी को आप ऐसे यूज करोगे, ऐसे ऐसे इसका रेंट दोगे। अगर उन शर्तों को पट्टे पर लेने वाला व्यक्ति, जमीन को लेने वाला व्यक्ति तोड़ता है तो जो मालिक है प्रॉपर्टी का वो री एंटर कर सकता है, पुनः प्रवेश कर सकता है, किस लिए, उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए। तो ये अधिकार किसका है, ये अधिकार उस मालिक का है जिसने प्रॉपर्टी पट्टे पर दी है। केवल इस अधिकार को, केवल री एंट्री के राइट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अधिकार है, ठीक है। पुनः प्रवेश का अधिकार केवल स्वामित्व के अंतरण के साथ, जैसे ओनरशिप ट्रांसफर होगी उसके साथ ही जाएगा। आप कहते हो ओनरशिप तो मेरे पास है, री एंट्री का राइट तू ले ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका प्रत्यक्ष से अंतरण नहीं हो सकता, अर्थात संपत्ति को अपने पास रखते हुए केवल
इस अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता। तीसरा है सुखाचार का अधिकार, जिसको ईजमेंट कहते हैं। मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट के लिए, सुख सुविधाओं के लिए जरूरी हो और किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर हो, उसको क्या कहते हैं? ईजमेंट का राइट। जैसे कि रास्ता है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी से है, होकर जाता, आप उससे से जाते हो, मतलब ट्रैक्टर लेके जाते हो या पैदल जाते हो, किसी दूसरे की जमीन से निकलते हो, निकलना जरूरी है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, उसके बिना आप अपनी प्रॉपर्टी का एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलते हैं? ईजमेंट का राइट। ईजमेंट का राइट है जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? डोमिनेंट संपत्ति, उससे जुड़ा हुआ है। जिस प्रॉपर्टी को राइट होता है इसको कहते हैं डोमिनेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, आप कहते हो कि भैया मेरा राइट है, मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, पड़ोस की जमीन से निकलता हूं, रास्ता बना रखा है, तो प्रॉपर्टी तो आप अपने पास रखते हो, लेकिन उस राइट को ट्रांसफर करते हो कि भैया आप भी निकलिया करो। नहीं, ये राइट प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी के साथ ही ट्रांसफर होगा। चौथा है उपभोग में स्वयं स्वामी तक ही निर्बंधित संपत्ति में कोई हित। मतलब कुछ एक इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी के मालिक तक ही सीमित होते हैं। मतलब उनका यूज वो प्रॉपर्टी का मालिक ही कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा कोई अदर पर्सन नहीं कर सकता। आप उन हित को, उन इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे अंतरण नहीं किए जाने वाले अधिकार कौन से है? पहले जो हक शुफा का अधिकार। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पुजारी, महंत, सेवायत, काजी आदि का पद। परिवृष पाने का अधिकार किसका होता है? बच्चों का होता है। क्या आप बच्चे हो, मान लो, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये राइट आपका है। निवास का अधिकार। खर्चे पान दान का अधिकार मुस्लिम लॉ में है, किसका होता है? लेडीज का होता है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में यह बताया गया कि भावी भरण पोषण का अधिकार, फ्यूचर मेंटेनेंस। भावी भरण पोषण का अधिकार चाहे वे किसी भी रीति से उद्भूत हो, प्रतिभूत, अवधारित हो, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उसके बाद बताया कि वाद लाने का अधिकार, केस करने का अधिकार। केवल वाद लाने का अधिकार को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। वाद लाने का अधिकार संपत्ति से जुड़ा हुआ है। अगर मान लो भी किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है, तो कौन लेकर आएगा? प्रॉपर्टी का मालिक लेकर आएगा। आप कहते हैं कि मेरी तरफ से आप ले आओ, नहीं ला सकते साहब, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, जो मालिक बनेगा वो ला सकता है। क्लियर? 7वां है लोकपद, पब्लिक सीट। ऐसी सीट है जो पब्लिक है। ठीक है, जितने पद है लोकपद, जैसे सरकारी कर्मचारी, एसडीएम, क्या इनको ट्रांसफर किया जा सकता है? इन सीट को नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक सीट है, लोकपद है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोकपद व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित होते हैं। ठीक है, जैसे कि मुतवली, सजादा नशीन आदि पदों को, जो सीट हैं, उनको क्या माना? पब्लिक सीट माना। ठीक है, उसके बाद बताया गया है एन्युटीज, वर्तिकाएं, जो सरकार द्वारा सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक, सिविल पेंशनर भोगियों को अनुज्ञात हो, या राजनीतिक पेंशन अंतरित नहीं की जा सकती। मतलब आप ऐसी एन्युटीज ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये किनको मिलती है? जो फौजी है, चाहे वो किसी भी सेना में हो, ठीक है, सैनिक है, या सिविल पेंशन भोगियों को अनुमत हो, और राजनीतिक पेंशनें इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्या है? ये ऐसी जो एन्युटीज हैं वो किसी अधिकार या पद के कारण नहीं दी जाकर पूर्व में की गई सेवाओं के एज में दी जाती है। जो आपने सेवा की है देश के लिए, या इसलिए ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है,
उसके बाद बताया कि ऐसे ट्रांसफर जो नेचर के विरुद्ध है, जैसे कि आप हवा का ट्रांसफर कर सकती हो, नहीं कर सकती, प्रकाश का कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा ऐसे ट्रांसफर जिनका जो ऑब्जेक्ट है वो अगेंस्ट लॉ है, विधि के विरुद्ध है, ठीक है, प्रतिकूल है। जैसे विधि द्वारा प्रोहिबिटेड कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि फ्रॉडेंटली जिसका ऑब्जेक्ट हो कोई करने का, फ्रॉड करने का हो, या किसी की बॉडी या प्रॉपर्टी को डैमेज करने वाले, मतलब किसी की बॉडी या प्रॉपर्टी को डैमेज करने का जिसका ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या अनैतिक, इमोरल, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध, उसके अगेंस्ट उद्देश्य ऑब्जेक्ट वाले, ठीक है, तो इनका आप ट्रांसफर, मतलब ये क्या है, ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ठीक है, इनका नहीं हो सकता, ठीक है। और जो ऐसे व्यक्ति को किए गए हों जो अंतरिति होने से विधिवत निरस्त डिस्क्वालिफाइड हो, कई व्यक्ति होते हैं जैसे दिवालिया है, डिस्क्वालिफाइड है, तो उसके बारे में भी नहीं हो सकता। ये कुछ हैं जो नेचर के विरुद्ध हैं या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्लियर। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, आपका ये टॉपिक तो है पूरा हो गया, अगर मान लो भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि टीपी एक्ट के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन कीजिए, क्या क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, ठीक है। उस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखोगे, पहले तो उसकी डेफिनेशन दोगे, किसकी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, सेक्शन 5 में दे रखी है, ठीक है। भी संपत्ति का अंतरण क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या, उसके बारे में बताओगे। भी एक जीवित व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को वर्तमान में या भविष्य में किसी प्रॉपर्टी का अंतरण, ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। फिर भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट लागू कहां होता है, भाई जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या उससे जुड़ा हुआ कोई अधिकार है, इंटरेस्ट है, उसका ट्रांसफर हो सकता है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहले बात तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी किसको माना गया है, संपत्ति। स्पेशली ये एक्ट किसके लिए बना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और जिसके अंदर स्वामित्व, उसके हक, उसके अधिकार को भी संपत्ति माना गया है, ठीक है। क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हो भाई, रिडेम्पशन के राइट को, हिंदू विधि में मूर्ति की सेवा का अधिकार, सेवायत का पद, वेस्टर्न इंटरेस्ट, हाटिया बाजार, कंटीजेंट इंटरेस्ट, कॉपीराइट, संपदा में हिस्सा, किराए की बकाया राशि को वसूलने का अधिकार, ये सारे आप कर सकते हो। दूसरा है लिविंग पर्सन के अंदर होना चाहिए जो भी आप ट्रांसफर कर, लेकिन इसके अंदर जो कंपनी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, वो भी आती है। तीसरा है ट्रांसफर होना, एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का जाना, कैसे जाएगी, बाय सेल जा सकती है, बाय मॉर्गेज जा सकती है, बाय लीज जा सकती है, जो इसके अंदर बता रखा है। फिर क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते, उत्तराधिकारी होने की संभावना, सिर्फ संभावना है, पक्का नहीं है कि प्रॉपर्टी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। री एंट्री का अधिकार, किसका अधिकार है, ये पट्टादाता का है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसने लीज पर दी है, उसका अधिकार है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अधिकार है, अकेले इस अधिकार को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सुखाचार, ईजमेंट का राइट किसका है, प्रॉपर्टी के मालिक का है, मतलब रास्ते का अधिकार, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी से गुजरने का अधिकार, कोई आपकी प्रॉपर्टी के लिए जरूरी है जैसे पानी है या कुछ भी है, वो सुविधा लेने का अधिकार सिर्फ प्रॉपर्टी के मालिक का है। ये प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बिना ट्रांसफर नहीं हो सकता, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। चौथा है ऐसे कुछ इंटरेस्ट जो सिर्फ जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो ही यूज कर सकता है, जैसे हक शुफा, राइट ऑफ द प्रीएम्पशन, पुजारी, महंत, सेवायत, काजी आदि का पद, परिवृष पाने का अधिकार, ठीक है, ये कुछ दे रखे हैं। उसके बाद है भावी भरण पोषण, फ्यूचर मेंटेनेंस,
इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। केस लाने का अधिकार किसका है? भाई जिसकी जमीन है उसका ही होगा, ठीक है। इसको अकेले ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कोई पब्लिक सीट है, लोक पद है, क्या उसको ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते भैया, ठीक है। उसके बाद वर्तिकाएं, कुछ एनिटीज मिली है, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक या सिविल पेंशनर भोगियों को अनुत हो या राजनीतिक पेंशनें, उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेचर के विरुद्ध है, जैसे कि वायु, प्रकाश आदि, या बाय प्रोहिबिटेड है, जिनका ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रॉड करने का है, किसी की बॉडी या किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करने का है, इमोरल है ऑब्जेक्ट, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है, लोक नीति के विरुद्ध है, तो उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हों जो क्या है? डिस्क्वालिफाइड है, तो वो भी नहीं हो सकते, ठीक है। इस प्रकार आपका जो पहला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का, वो पूरा होता है।